नमस्कार। कांग्रेस पार्टी ने देश की तमाम प्रादेशिक पार्टियां, ऐसी पार्टियां जो मंडल की राजनीति करती हैं, उनकी तरह जाति की राजनीति शुरू कर दी है। और नीतीश कुमार ने इसके लिए तैयार किया राहुल गांधी को कि जाति जनगणना कराई जाए और उसके आधार पर, जातियों की संख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की जाए, आरक्षण बढ़ाया जाए। अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस राजनीति में उसी अंदाज में आ रही है जिस अंदाज में कांग्रेस पार्टी आई है। यह भी कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से मजबूर कर दिया भारतीय जनता पार्टी को कि वो व्यापक हिंदुत्व की राजनीति के साथ साथ जातियों को साधने की राजनीति भी करे, सोशल इंजीनियरिंग भी करे। वैसे भारतीय जनता पार्टी ये काम पहले से कर रही थी, कई राज्यों में उसने बहुत बढ़िया सोशल इंजीनियरिंग की। उत्तर प्रदेश इसकी मिसाल है, जहां 90 के दशक के शुरुआत में ही भारतीय जनता पार्टी ने यह काम शुरू कर दिया था। और बाद में गोविंदाचार्य जब संगठन महासचिव थे भारतीय जनता पार्टी के, तो उन्होंने इसको बहुत सांस्थायिक तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज करके उन्होंने ये काम किया था। लेकिन उसके अलावा ये छोटी छोटी चीज़ें थी। हिंदुत्व की राजनीति व्यापक, उसका बड़ा नैरेटिव था बीजेपी का, और वो मानती थी कि अगर बहुत बारीकी से जाति की राजनीति में जाए तो हिंदुत्व की राजनीति प्रभावित होती है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने ऐसी राजनीति की है और इस हद तक वो जाति की राजनीति में उतर गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूरी हो गई है कि वो भी वही राजनीति करे। नीतीश कुमार ने अपने यहाँ बिहार में इस जाति गणना कराई और उसके आंकड़े जारी किए। उसी तर्ज पर अब राहुल गांधी भी ये चारों तरफ नारा देते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, जितनी आबादी उतना हक का नारा उन्होंने कर्नाटक में दिया था और वहां कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई। उसके बाद पूरे देश में इसको आजमाया जा रहा है। और कांग्रेस के साथ साथ जो विपक्षी गठबंधन की पार्टियां हैं वो, और उसके अलावा कुछ और पार्टियां जो कांग्रेस के साथ नहीं हैं और परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उन्होंने भी जाति की राजनीति इसी अंदाज में शुरू कर दी है। जैसे 3 दिन पहले ही आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार ने जाति गणना कराने का आदेश दिया है, उसकी अधिसूचना जारी की है। राजस्थान सरकार ने चुनाव की घोषणा से 2 दिन पहले इसकी अधिसूचना जारी की थी। और जिस दिन बिहार में जाति गणना के आंकड़े जारी हुए थे, उसके तुरंत बाद, एक ही हफ्ते के बाद, उड़ीसा सरकार ने भी जाति गणना के आंकड़े जारी कर दिए। उसके यहाँ भी पहले से करके रखा हुआ था। तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 2 ऐसे राज्य हैं जहां ऐसी पार्टियों की सरकार है जो कांग्रेस के साथ भी नहीं है और बीजेपी के साथ भी नहीं है। हालांकि मुद्दा आधारित समर्थन उनका जरूर है बीजेपी की केंद्र सरकार को, लेकिन राजनीति उनकी अलग होती है। तो ऐसी पार्टियां भी अब इस राजनीति में आगे बढ़ गई हैं और हर स्टेट में बीजेपी, कांग्रेस और उसकी जो सहयोगी पार्टियां हैं वो ये दावा कर रही हैं कि अगर सरकार बनती है तो जाति गणना कराएंगे। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में इसकी घोषणा की है। तो इसका मतलब है कि जाति का मुद्दा अब मतलब केंद्रीय चुनावी मुद्दा बन गया है और इसके आधार पर विपक्षी गठबंधन ये मान रहा है कि वो बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति को चुनौती दे सकता है। इस बात को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी अब पूरी तरह से जाति की राजनीति करने का फैसला किया है। और अमित शाह के हाल के 2 बयानों से इस बात के संकेत मिले हैं कि भाजपा धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रही है। वो अब मंडल की पार्टियों को, प्रादेशिक पार्टियों को, कांग्रेस को उसकी राजनीति में, उसके मैदान पर जाकर के चुनौती देने की तैयारी कर रही है। अमित शाह ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ की एक सभा में कहा कि भाजपा जाति गणना के विरोध में नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन बीजेपी जल्दबाजी नहीं करेगी, वो सबको साथ लेकर के सबकी राय से इस पर आगे बढ़ेगी। इसके बाद वो बिहार में गए। ये बहुत हैरान करने वाली बात थी कि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे और उस चुनाव प्रचार से निकल करके उन्होंने बिहार में जाकर के एक रैली को संबोधित किया, मुजफ्फरपुर में, जो उत्तर बिहार का एक बड़ा सबसे महत्वपूर्ण शहर है और उससे कई जिलों की राजनीति वहाँ साधी जा सकती है और बीजेपी के हिसाब से ये बड़ा महत्वपूर्ण जिला है। वहाँ जाकर के उन्होंने एक रैली की और उस रैली में बहुत विस्तार से जाति की राजनीति पर उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ओबीसी समुदाय के लिए क्या क्या किया हुआ है, ये उपलब्धियां उन्होंने गिनाई, ये सारी बातें उन्होंने कही वहां। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में 27 ओबीसी मंत्री हैं, यानी कुल मंत्रियों का 35% ओबीसी समुदाय का है। उन्होंने यह भी कहा कि इसके पहले किसी सरकार ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया था। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा
नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। उसके पहले एससी एसटी कमीशन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त था, लेकिन ओबीसी समुदाय, ओबीसी आयोग को नहीं था, तो वो संवैधानिक दर्जा मोदी सरकार ने दिया। उन्होंने ये बताया कि नीट की जो परीक्षा होती है जिससे मेडिकल में दाखिले होते हैं, उस मेडिकल की दाखिला परीक्षा में जो केंद्र सरकार का कोटा होता है, उस कोटे में 27% ओबीसी आरक्षण मोदी सरकार ने दिया। अमित शाह ने यह भी बताया कि जो देश के नवोदय विद्यालय हैं और सैनिक स्कूल हैं, इनमें भी ओबीसी का आरक्षण मोदी सरकार ने किया है। मोदी सरकार ने ओबीसी समुदाय के लिए वेंचर कैपिटल की व्यवस्था पहले से की थी, और इस साल लाल किले से भाषण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत एक 13,500 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बना है, और जितने कारीगर जातियां हैं जो अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं, जिसमें लुहार, बढ़ई, इस तरह के समुदाय आते हैं, विश्वकर्मा जो जातियां हैं, उन जातियों के लिए एक विश्वकर्मा योजना शुरू की है। उनको इसके तहत लोन मिलेगा, ग्रांट मिलेगा, मदद मिलेगी। तो ये सारी चीजें जो ओबीसी समुदाय के लिए की है, ये इन सब का जिक्र किया। इनमें से कई चीजों का जिक्र अमित शाह ने मुजफ्फरपुर की रैली में किया। और जब से राहुल गांधी, कांग्रेस, ओबीसी का प्रेम दिखना शुरू हुआ है राहुल गांधी का, तब से कई बार मीडिया में ये खबरें आ चुकी कि कांग्रेस को मौका था तो उसने कितने ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए थे और बीजेपी ने कितने बनाए। बीजेपी के ओबीसी मुख्यमंत्रियों का अगर औसत अनुपात में देखें प्रतिशत के हिसाब से, तो लगभग 2 गुने हैं कांग्रेस पार्टी के मुकाबले, या उससे भी ज़्यादा है। तो ये बात कई बार आ चुकी है मीडिया में। तो बीजेपी एक बड़ी लाइन खींचने की कोशिश कर रही है और ये साबित करना चाह रही है कि कांग्रेस हो या दूसरी प्रादेशिक पार्टियां हो, वो सिर्फ बातें करती हैं, और मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया हुआ है। अब इसके बाद 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि अमित शाह ने जनगणना को लेकर, जाति गणना को लेकर के एक बड़ा दावा बिहार में किया। उन्होंने कहा कि यादव और मुस्लिम, इन दोनों जातियों की आबादी बढ़ा चढ़ा करके बताई गई है, यानी जितनी आबादी है उससे ज़्यादा बताया गया है। मुस्लिम आबादी बढ़ी हुई बताने के पीछे बीजेपी का एक नैरेटिव होता है जो हिंदुत्व का होता है, उससे उसको फायदा मिलता है। लेकिन उसके साथ ही उसने यादव को भी जोड़ दिया, यानी जो लालू यादव का MY समीकरण है उसको एक साथ रख के उन्होंने उसको टारगेट किया, उसको अटैक किया। तो इसका ये मतलब है, वो देश के गृह मंत्री हैं और जनगणना का मंत्रालय, जनगणना का विभाग उनके मंत्रालय में आता है। उन्होंने कहा हुआ है कि 2021 में जो जनगणना होनी थी और कोविड की वजह से नहीं हो सकी, वो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद होगी। तो भले जनगणना लोकसभा चुनाव के बाद हो, लेकिन क्या यह संभव है कि अमित शाह ये घोषणा कर दें चुनाव के पहले कि इस बार जो जनगणना होगी उसमें जातियों की गिनती होगी? अगर इस बात की घोषणा होती है, अगर सरकार ये ऐलान करती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो जनगणना होनी है उसमें जातियों की भी गिनती होगी, तो ये गेम चेंजर होगा, ये बहुत बड़ी घोषणा हो जाएगी। और फिर इसके साथ ही जो राज्यवार तमाम जो जातियों की गणना का काम चल रहा है वो सब अपने आप स्थगित हो जाएंगी। तो एक तो ये सवाल है कि क्या ऐसी घोषणा कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह ऐसी घोषणा कर सकते हैं? दूसरा जो पहलू है इसका, यादव मुस्लिम को एक साथ रख के अटैक करने का मतलब है कि बीजेपी ये मान के चल रही है कि ये वोट हमको नहीं मिलना है। अभी तक मुस्लिम वोट के बारे में ये धारणा बनाई जाती थी कि ये वोट बीजेपी को नहीं मिलना है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने ये कहा भी कि 80-20 का चुनाव है, यानी 80% का वोट चाहिए, 20% का नहीं चाहिए। अब उसके साथ यादव को भी जोड़ करके और अटैक किया है अमित शाह ने। ये उनका यादवों की संख्या बढ़ा चढ़ा करके बताई गई है। ये बात निश्चित रूप से वहाँ के जो व्यापक यादव समाज है, जो आबादी है, उसको नागवार गुजरी होगी। ये उनके स्वाभिमान के लिए भी एक ठेस लगने वाली बात होगी। तो हो सकता है कि वो पहले से ज़्यादा पोलराइज हो वो वोट आरजेडी की तरफ। तो इसके साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा कि ये इन दोनों की आबादी बढ़ा चढ़ा करके इसलिए बताई गई है ताकि ओबीसी, अत्यंत पिछड़ी जातियां जो हैं, ईबीसी, उनकी आबादी कम बताई जा सके। तो इसका सीधा मतलब है कि बीजेपी गैर यादव पिछड़ी जातियों को और जो दूसरी श्रेणी है अत्यंत पिछड़ी जातियों की, उनको टारगेट कर रही है। बिहार में तो किया ही, इसके साथ साथ ये योजना पूरे देश के लिए होगी। उत्तर प्रदेश में भी पहले से बीजेपी गैर यादव जो पिछड़ी जातियां हैं और अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं उनके बीच काम कर रही है। उसके नेताओं को भी आगे किया है बीजेपी ने, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हों या सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता
ओम प्रकाश राजभर हों या इस तरह के एक और छोटे छोटे नेताओं को, जैसे निषाद पार्टी के संजय निषाद और प्रवीण निषाद हो, इनको भी आगे किया है भारतीय जनता पार्टी ने। वो अत्यंत पिछड़ी जातियों को और गैर यादव पिछड़ी जातियों को, जिसमें मल्लाह हैं, कोयरी हैं, कुर्मी हैं, लोध हैं, उनको साधने की कोशिश कर रही है बीजेपी। तो ये भी अब साफ हो गया है कि वो गैर यादव, गैर मुस्लिम, ये ध्यान रखने की बात है कि बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों में जो बड़े नेता हुए जिन्होंने पिछड़ी जाति की राजनीति की, चाहे लालू यादव हो या मुलायम सिंह यादव हो, इन दोनों ने MY का समीकरण बनाया था, मुस्लिम यादव का समीकरण बनाया था। और एक शुरू से, बहुत लंबे समय से, अरसे से, सदियों से यादव समाज जो है वो डीपली रिलीजियस कास्ट है, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। उन्होंने पिछले 30 साल में सबसे ज़्यादा सेकुलर पॉलिटिक्स प्रैक्टिस की है और ऐसा लालू यादव और मुलायम सिंह यादव की वजह से हुआ है। इसलिए उनको मुस्लिम के साथ टैग करना, जोड़ करके ब्रांड करना बहुत आसान है। तो बीजेपी ने बिहार, उत्तर प्रदेश और एक तरह से झारखंड में भी, ये इन 3 राज्यों की 154 लोकसभा सीटों पर ये इस तरह की राजनीति का दांव चला है। वह टारगेट करेगी यादव और मुसलमान को और उसके साथ साथ अत्यंत पिछड़ी जातियों को अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगी, या गैर यादव पिछड़ी जातियों को। तो अब ये 2 चीज़ें लगभग तय दिख रही हैं कि बीजेपी भी अब इसमें हिचकेगी नहीं, शर्माएगी नहीं जाति की राजनीति करने में। जो पहले ये माना जाता था कि मंडल और कमंडल की राजनीति एक दूसरे के कंट्रास्ट हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, दोनों साथ नहीं चल सकते हैं, अब बीजेपी उस ट्रेंड को, उस चीज़ को बदल रही है, उस प्रचार को, उस धारणा को बदलने की कोशिश कर रही है। और तभी ये 5 राज्यों का चुनाव हो और इसके आगे का चुनाव भी बहुत दिलचस्प हो गया है, क्योंकि इसमें मंडल और कमंडल की राजनीति का टकराव नहीं होगा, अभी देखने को मिल भी नहीं रहा है, बल्कि ये दोनों राजनीति कैसे साथ साथ चले ये देखने को मिलेगा। तो इस वजह से ये बड़ा एक दिलचस्प दौर शुरू हो रहा है देश की राजनीति का, जिस पर आगे नजर रखने की जरूरत है। धन्यवाद।